नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो वर्तमान में पूरी दुनिया के लिए एक जिज्ञासा, कौतूहल, सस्पेंस, थ्रिल सबका विषय बनी हुई है। खबर यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खमनेई की मौत के बाद जहां एक और ईरान के दबने की अपेक्षा की जा रही थी कि वो सारे युद्ध से बाहर हट जाएगा, अचानक सरेंडर कर देगा, बिल्कुल मादुरो की तरह। जैसे वेनेजुएला से जब मादुरो को उठा लिया गया था तो वेनेजुएला में कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ था और पूरी तरह से वेनेजुएला अमेरिकी शरण में चला गया और शांति से जीने लगा। लेकिन ईरान ने ऐसा कुछ नहीं किया। जो किया वो तस्वीरें हैं। उसने ईरान से दागी मिसाइलों से इजरायली हवा को पूरी तरह रंगीन बना दिया। आज इजराइल के आसमान को अगर आप नजारों में देखें, बदलते धमाकों में देखें, स्थितियां ये हैं कि इजरायली शहरों में जाकर के अब गोले गिर रहे हैं। रिपोर्ट किया जा रहा है इजराइल में लोगों का मरना, रिपोर्ट किया जा रहा है इजराइल के अंदर लोगों का घायल होना। तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरह से इजराइल के ऊपर ईरान के हमले हो रहे हैं। और ये हमले केवल इजराइल के ऊपर ही नहीं, मिडिल ईस्ट के उन सभी देशों में जहां जहां पर अमेरिकी बेसिस हैं वहां पर एक साथ खोल दिए गए हैं। इन हमलों से एक बड़ा प्रश्न बनता है और वो ये कि खमनेई केवल नाम नहीं, एक विचार बनकर ईरान का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। खमनेई की मौत से जनता के अंदर वो उबाल और तेज आ गया। खमनेई समर्थक जो सरकारें हैं उन्होंने, या सरकार में जो लोग हैं उन्होंने उस बदले को अंजाम देने के लिए अब सारे रास्ते ओपन कर दिए हैं। वर्तमान में ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने साफ साफ कहा है कि अब आप हमारा वो रूप देखेंगे जो शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यहां के जनरल का बयान है कि हम पिछले 20 सालों से केवल अमेरिका को अपने उत्तर में, अपने पूर्व में, पश्चिम में केवल शक्ति का प्रयोग करते देख रहे थे। फिर चाहे अफगानिस्तान हो या इराक हो, हमने हर जगह अमेरिका को ऑब्जर्व किया है और ऑब्जर्व किया है कि वो कैसे दुश्मन पर हमला करता है और क्या उसकी स्ट्रेटजी है। पिछले 20 साल से आज के दिन का इंतजार कर रहे थे। हम तैयार हैं। अभी तो आपने केवल झांकी देखी है, हमले होना बाकी है। इस तरह से ना केवल इजराइल को बल्कि अमेरिका को दी जा रही इन धमकियों में खमनेई के कारण उग्र हुई जनता दुनिया भर में, वो भी आज के सेशन में हम आपको बताने जाएंगे। हम बताएंगे कि भारत में कहां कहां पर खमनेई की मौत के बाद विरोध प्रदर्शन हुए, दुनिया में कहां हालात बिगड़े। पाकिस्तान में तो अमेरिका की जो काउंसिलेट है, अमेरिका के जो भी आधिकारिक ठिकाने हैं, उनके ऊपर जनता ने हमले कर दिए। दंगाइयों को कंट्रोल करने वालों पर पुलिस की दागी गोलियों से लगभग 9 लोगों के मौत की खबर आ रही है। दुनिया भर में खमनेई के कारण, खमनेई की मौत के कारण जो प्रतिक्रिया है वो जानने योग्य है। इस बीच में ईरान ने अपने यहां पर नया सुप्रीम लीडर, अंतरिम सुप्रीम लीडर के रूप में अयतुल्ला अली रेजी अराफी को नियुक्त किया है। लेकिन इनकी काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट्स आने वाले 1-2 दिन में जो परमानेंट रहने वाले सुप्रीम लीडर हैं उनका नाम दे देगी। लेकिन टाइम बीइंग सुप्रीम लीडर का पद चूंकि खाली नहीं रह सकता, तो अराफी को नया सुप्रीम लीडर अंतरिम रूप से बनाया गया है। आज जानेंगे कि अमेरिका और इजराइल इसे अब कैसे ले रहे हैं। क्या उन्होंने यह सोचा था कि खमनेई की मौत होते ही पूरा मामला ठहर जाएगा, पूरी तरह ईरान सरेंडर कर देगा, या फिर ये लोग भी तैयार थे आगे आने वाले समय के लिए? और अगर तैयार थे तो ट्रंप ने क्यों कहा कि यह लड़ाई आने वाले कई हफ्तों तक भी जा सकती है? क्या होंगे इन सब चीजों के मायने? और अल्टीमेटली सबसे इंपॉर्टेंट यह कि भारत पर इसका कितना गंभीर असर पड़ेगा, क्योंकि भारत ना केवल राजनीतिक रूप से बल्कि आर्थिक रूप से भी गल्फ ऑफ पर्शिया या फिर ये जो हमारी खाड़ी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तेल की कीमतों में आए चढ़ाव से भारत की महंगाई बहुत ज्यादा चरम स्थिति तक पहुंच सकती है। पिछले समय हुए खाड़ी युद्ध के कारण हमने भारत की अर्थव्यवस्था में आए उतार चढ़ाव को देखा है। क्या इस बार भी वैसे ही हालात बन जाएंगे? आज बहुत से प्रश्न हैं जिनका हम आपके सामने डिस्कशन करने जा रहे हैं। साथियों, सेशन लंबे हो सकते हैं और सेशन मार्केट से रिलेटेड बातें बाजार की जो हमारा यूट्यूब चैनल है वहां पर आपसे साझा कर दिए जाएंगे। अगर आप मार्केट से कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो आप बातें बाजार की यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर वहां पर अपडेटेड सेशन देख सकते हैं।
हैं। इन तमाम अपडेट्स के बीच में एक एक करके जो भी घटनाएं घटी 28 फरवरी और 1 मार्च के बीच में खमनेई की मौत के बाद से लेकर अब तक, उन्हें आज के सेशन में बताने जा रहा हूं। अमेरिका ने B2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया, ना केवल B2 बॉम्बर्स का बल्कि उस एंथ्रोपिक के क्लॉड का भी इन्होंने फिर से इस्तेमाल किया, जो कि डिफेंस के अंदर पेंटागन जो इनका रक्षा मंत्रालय है उसके द्वारा उस समय भी इस्तेमाल हुआ था जब इन्होंने वेनेजुएला में मादुरो को उठाना था। फिर से एआई का इस्तेमाल युद्ध में होना एक चर्चा का विषय है, क्योंकि इसी कारण से पेंटागन क्लॉड के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप हमें इस्तेमाल करने दो। अल्टीमेटली क्लॉड है क्या, यदि आप जानना चाहते हैं तो मैंने अपनी जो एआई मास्टरी क्लास बनाई थी जिसमें बिगिनर से लेकर प्रो लेवल तक आपको एआई टूल्स यूज कराना सिखा रहा हूं, उस क्लास में मैंने प्रॉपर डिटेलिंग से क्लॉड के यूजेस और प्रॉम्प्ट्स बताए हैं। हालांकि मैं आपको पेंटागन में अधिकारी नहीं बना पाऊंगा, लेकिन एटलीस्ट क्लॉड से आप इंट्रोड्यूस होंगे। और इसका एक खास फीचर जो इसके प्रो फीचर में ही आता है, दैट इज कोवर्क फीचर, जिससे आपका पूरी तरह से कंप्यूटर ऑटोमेट हो जाता है। कमांड से ही पूरी तरह कंप्यूटर में काम आप होने लगते हैं। आपकी ड्राइव्स को आप ले सकते हैं। हमने इसका यूज करना भी अपनी इस कोर्स में सिखाया है। अगर आप चाहते हैं इसका यूज होते हुए देखना और खुद इसका यूज कैसे करें सीखना चाहते हैं, तो आज ही जाइए हमारे उस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए जिसे आपने इतना प्यार दिया है। आपको क्लॉड के इन फीचर्स को हमने अपने सेशन में सिखाया है। होली के चलते कल के पूछे आपके रेस्पॉन्स के ऊपर हमने इस सेल ऑफर को होली के त्योहार तक बढ़ा दिया है। आज ही जाइए, 33% ऑफर जो ऑफ का है उसका लाभ सुनिश्चित करिए और कुछ नया सीखिए। बढ़ते हैं आगे। साथियों, खमनेई की मौत अपने आप में पूरी दुनिया के लिए कई तरह से कई बड़ा सबक लेकर आई हैं। एक सबक यह कि खमनेई ईरान में इतने दिनों तक राज कर रहे थे, ऐसे में अमेरिका ने कुछ नहीं किया। अब अमेरिका करने में कामयाब कैसे हो गया। वहीं दूसरी ओर यह कि क्या अमेरिका और इजराइल अब इतने पावरफुल हो गए हैं कि दुनिया में उनके विरोध में जहां भी कोई होगा उसे वो उसके घर में ही मार डालेंगे। जिस तरह तेहरान में अपने ही घर में खमनेई को निशाना बनाया और दुनिया की जो चुप्पी निकल कर आई, वो दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा करारा तमाचा है। आज चाइना, रशिया जैसे देशों की प्रतिक्रियाएं अपेक्षित हैं, उन पर चर्चाएं होंगी। आप हमारे सारे जो यूट्यूब चैनल हैं उन्हें विजिट करते रहिएगा, क्योंकि सबके इंटरवल्स पर हम कुछ ना कुछ अपडेट दे रहे हैं। आप देखते रहिएगा। और ट्विटर हैंडल पर अगर आप बने हुए हैं तो हम वहां पर इसकी जानकारी लगातार दे रहे हैं। अंकित कुमार अवस्थी नाम से वेरीफाइड अकाउंट है, आप वहां पहुंच जाइएगा। साथियों, खमनेई की मौत पर दुनिया भर की प्रतिक्रियाओं में सबसे बड़ा सवाल यह था कि यह व्यक्ति डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल के लिए जाने भले ही जाते हो, लेकिन ईरान में इनके प्रति जो प्यार है वो जनता का दिख रहा है। एक तस्वीर जिसने सभी को सोचने पर विवश कर दिया है वो ये है। शहीद का दर्जा प्राप्त कर चुके अल खमनेई, उनकी शहादत के बाद उनके शोक में एकत्रित हुए लोगों की जो संख्या है, ऐसे समय पर जब यह पता है कि अमेरिका बड़ी मात्रा में लोगों को निशाना बना सकता है, ऐसे समय पर जब युद्ध के समय यह कहा जाता है, इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि आप बाहर ना निकलें, एक जगह एकत्रित ना हो, यह अपने आप में विरोध का एक नजारा है। यह वो नजारा है जहां ईरान के लोगों ने बीच सड़कों पर, इमामबाड़ों के अंदर एकत्रित होकर के, मस्जिदों में एकत्रित होकर के अपना विरोध प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें बयान करती हैं कि ये लोग इस स्थिति के लिए तैयार हैं कि लो हम तैयार हैं, आओ और हम पर मिसाइल गिरा दो। ईरान के अंदर इस तरह की भीड़ इकट्ठी होना जब ये कैमरों में कैप्चर हो रहा है तो उनकी सैटेलाइट्स में भी दिख रहा होता है। अमेरिका को अच्छे से विजिबल होगा कि ये हो क्या रहा है। उसके बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में ईरान में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं खमनेई एक विचारधारा भी बन चुके थे। कहीं ना कहीं वो इनके रिलीजियस सुप्रीम लीडर थे, जिन्हें ये लोग धर्म से जोड़कर देखते थे, राष्ट्र से कहीं अधिक। ये विरोध प्रदर्शन में लोगों का इस तरह से एकत्रित होना दर्शाता है, ना केवल विरोध प्रदर्शन में बल्कि उनके लिए दुआ मांगते हुए लोगों को देखकर आप एक अंदाजा डिराइव कर सकते हैं। अब बात करें ईरान के अलावा बाहर की, तो सबसे पहले भारत में आइए। भारत में जम्मू कश्मीर के अंदर जो शिया लोग रहते हैं, उन्होंने इस पर अपना दुख व्यक्त करते हुए इस तरह से पत्रकारों के बीच में प्रतिक्रिया दी। जम्मू कश्मीर में अगर आप देखें तो इस प्रकार के प्रदर्शन देखने को मिले हैं। प्रोटेस्ट इरप्ट हुआ कश्मीर के अंदर खमनेई की मौत के बाद। लाल चौक पर हुए इस प्रदर्शन को और लोगों को शोक मनाते हुए आप देख सकते हैं।
अर्थात एक देश के राष्ट्राध्यक्ष से कहीं ज्यादा उनकी एक रिलीजियस लीडर के रूप में, बिल्कुल वैसे ही जैसे टर्की में कभी खलीफा की मौत का भारत के अंदर विरोध हुआ था, बिल्कुल वैसे ही अभी खमनेई की मौत का देश के अंदर शिया धर्मावलंबियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। और उस विरोध पर न केवल विरोध बल्कि शोक सभाएं आयोजित की जा रही हैं। भारत में आयोजित इन शोक सभाओं में शियाओं के द्वारा लेह लद्दाख से लेकर बेंगलोर, दिल्ली, सब जगह प्रदर्शन और शोक सभाओं का और अपनी सांत्वना सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। यहां पर तस्वीरें हैं दिल्ली के जंतर मंतर की, बेंगलोर की, लेह लद्दाख की। तमाम मीडिया हाउसेस के द्वारा इन्हें कवर किया जा रहा है कि किस प्रकार से लोग शोक में हैं खमनेई की मौत के बाद में। जहां तक बात हो जम्मू कश्मीर के अपोजिशन की, वो अपनी तरफ से इस बात को मेंशन कर रहे हैं कि नेतन्याहू जो अमेरिका को अब अपने निशानों पर नचा रहे हैं, उन्होंने जो कि एक वॉर क्रिमिनल हैं, उन्होंने एक राष्ट्र के लीडर को मारा है और दुनिया इस बात पर चुप है, कोई प्रतिक्रिया नहीं है। मैं विरोध करने वालों के समर्थन में हूं, इस तरह से ये निकल कर आए। वहीं असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी अपनी तरफ से बयान देते हुए यही कहा कि ये जो घटना है ये पूरी तरह से उस समय हुई जब जिनेवा में पीस वार्ता चल रही थी और पीस वार्ता के बीच में इस तरह से हमले कर दिए गए। ये पूरी तरह से कायराना हरकत है। जहां तक बात हो भारत से बाहर की, तो पाकिस्तान के नजारे आपके सामने हैं। पाकिस्तान में अमेरिका की जो एम्बेसी है, अमेरिका का जो कॉन्सुलेट है, माफी चाहता हूं, कॉन्सुलेट जो है कराची के अंदर, वहां पर इस तरह से प्रदर्शनकारियों ने घुसकर हमले कर दिए। यहां पर सिचुएशन यूएस कॉन्सुलेट कराची की है, जहां पर प्रदर्शनकारी विरोध करते करते अमेरिका के कॉन्सुलेट पर पहुंचे। क्रिटिकल सिक्योरिटी सिचुएशन इजाद हुई इस्लामाबाद में भी। यहां पर भी अमेरिकी जो एम्बेसी है उसके ऊपर प्रदर्शनकारी पहुंच गए। सिचुएशन कराची में इतनी बिगड़ी कि विरोध में, मतलब सुरक्षा में अमेरिका के ही जो कमांडो तैनात थे अंदर, उन्होंने कहा उनकी वजह से 9 लोगों के मारे जाने की खबर भी निकल कर आ रही है कि उन्होंने ओपन फायर कर दिया। यूएस मरीन कमांडो के द्वारा फायर किए गए फायर में 9 लोगों के मौत की भी रिपोर्ट निकल कर आ रही है। लोग यूएस एम्बेसी को टारगेट करने के लिए इस्लामाबाद में भारत जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान में यूएस को टारगेट किया जा रहा है। यूएस ऑब्जर्वर ऑफिस गिलगिट बाल्टिस्तान में जो है उसमें भी आग लगा दी गई, उसकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। इस पर यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद की तरफ से बयान यही है कि हम लगातार सिचुएशन पर नजर बनाए हुए हैं। यहां पर जो सबसे ज्यादा कायरानापन है वो नजर आता है पाकिस्तान की सरकार का, जो कि लगातार पहले ईरान को पिछली बार ये विश्वास दिला रही थी कि आप चिंता मत करिए, इजराइल के खिलाफ हम आपके साथ हैं। आज वही ईरानी सरकार जो कि रिलीजन के नाम पर ईरान के साथ धर्म युद्ध में साझा होनी चाहती थी, आज वो दुबक कर कहीं बैठ गई है और वो किसी प्रकार का कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले हिचक रही है। कितना ज्यादा पाकिस्तान बिक चुका है, ये बड़ा सवाल है। जहां तक बात हो भारत की कि भारत इस सिचुएशन में क्या कर रहा है, यह भी एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय बन गया है कि भारत पहले वेनेजुएला में अल मादुरो के उठने पर चुप रहा, अब खमनेई के चले जाने पर चुप है। भारत क्या पूरी दुनिया के साथ साथ खुद भी चुप्पी साध लिया है, या भारत का कोई अपना स्टैंड है? यह बड़ा सवाल है। और इस बड़े सवाल की लगातार बस ये खोज ही हो रही है कि भारत अल्टीमेटली किस तरफ है। क्या भारत बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी इमरान खान रशिया के साथ बैठ गए थे कि जाओ और यूक्रेन पर हमला कर दो, क्या भारत ने ईरान के खिलाफ हमला करने के लिए इजराइल का साथ दिया? क्या भारत ने इजराइल से कहा कि आप हमला करो? ये सब है क्या? अब ये सारी अनसुलझी पहेलियां हैं जिन पर अब चर्चाएं होना बाकी हैं और इनका डिकोड होना बाकी है। करेंगे उन सब पर भी आने वाले सेशंस में चर्चा, लेकिन फिलहाल के लिए अपडेट लेते चलिए कि दुनिया भर में क्या हो रहा है। अमेरिका के साथ साथ अब सवाल उन देश, पाकिस्तान के साथ साथ उन देशों का भी सवाल हाल जान लेते हैं जहां पर शिया अल्पसंख्यक हैं। बाय द वे आप ये जानते होंगे कि मुस्लिम धर्मावलंबी 2 भागों में, 2 प्रमुख विश्वासों में बटे हुए हैं। एक शिया मत वाले और एक सुन्नी मत वाले हैं। ये दोनों ही जो इनके मोहम्मद साहब हुए उनकी मान्यताओं को लेकर बटे हुए हैं। दुनिया भर में जहां तक शियाओं की बात है, शिया सबसे ज्यादा मेजॉरिटी में ईरान में है। उसके बाद में अगर आप मेजॉरिटी देखते हैं तो यमन में है, ईरान के अंदर हैं, इराक के अंदर हैं, और इसके बाद 25 से 50% कुवैत में भी हैं। शिया जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, उनमें से ये जो जीसीसी कंट्री हैं ये सुन्नी बहुतायत है, और जो उत्तर की तरफ वाले देश हैं ये शिया बहुतायत हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी 10 से 25% तक शिया पाए जाते हैं। शिया और सुन्नियों के अंदर लंबे समय से विवाद रहा है। इनका विवाद इनकी लीडरशिप और अथॉरिटी को लेकर है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस को लेकर है। इन चीजों को लेकर के ये आपस में लंबे समय तक झड़कते रहे हैं।
इन्हीं झगड़ों की मुख्य वजह अमेरिका को माना जाता रहा है और आज भी अमेरिका इन्हें ही लड़ाने में कामयाब हो रहा है। जहां मुसलमान दुनिया के ऊपर से एक दिखते हैं, वहीं आपस में ये एक दूसरे से कितने झगड़ रहे हैं, इन्हें आप देख सकते हैं। आज पाकिस्तान की सरकार चुप बैठी है क्योंकि वो सुन्नी बहुतायत सरकार है। पाकिस्तान की जो सरकार है, उस सरकार का सुन्नियों को समर्थन है और सुन्नी मेजॉरिटी पाकिस्तान है। शिया पाकिस्तान में 10 से 25% रेंज में आता है। ऐसे में अगर शियाओं के लीडर मरते हैं तो ईरान इसका भरपूर उपयोग कर रहा है अपने ईगो को सेटिस्फाई करने में कि भला हुआ हमने दूसरी मान्यता के मुसलमानों को मार दिया। इस थॉट के साथ ये लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ईरान ने सुन्नी जो भी बेसिस थे उन्हें टारगेट किया है। कुल मिलाकर ये फिर से एक रिलीजियस कन्फ्लिक्ट में बदलता हुआ दिख रहा है। अमेरिका इसका भरपूर लाभ उठा रहा है और इसी लाभ में उसने सबसे पहले शियाओं के लीडर को खत्म किया। क्योंकि अगर प्रॉस्पेरिटी वाइज देखें तो गल्फ काउंसिल के जो सदस्य हैं, चाहे सऊदी हो, चाहे बहरीन हो, कुवैत हो, कतर हो, यूएई हो, ये सब प्रॉस्पेरस कंट्री हैं और इन देशों को ईरान से हमेशा थ्रेट थी कि कहीं ईरान हमें खत्म ना कर दे, शिया हम पर डोमिनेट ना करने लगे। जैसे ही इनकी मौत होती है, इनको अमेरिका मारता है, उसके बाद में जारी होता है कि हमने अब तक इनके कई चाहने वालों को मार दिया है। जानकारी निकलती है कि ईरान के कई टॉप लीडर्स को एलिमिनेट किया जा चुका है। ट्रंप इसे एक रेजिम चेंज का इवेंट बताते हैं, लेकिन इस रेजिम चेंज में ईरान में कुछ इस तरह से प्रतिक्रिया आई कि उन्होंने अमेरिकी ठिकानों को एक एक करके टारगेट करना शुरू किया, जिससे इजराइल, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, इन सब जगहों को निशाना बनाया गया। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि हम लोग पूरी तरह से जो सुप्रीम लीडर रोहिल्ला खोमेनी और अली खोमेनी, उनके जो रास्ते दिखाए हुए हैं उन पर ही काम करने के लिए तैयार हैं। हम एनिमी बेसिस को पूरी तरह क्रश कर देंगे। ये आज का इनका अपडेट है, आज सुबह का। इसका मतलब यह हुआ कि खमेनी की मौत के बाद में इन्होंने सरेंडर नहीं, इन्होंने रिवेंज की भावना अपनाई है। और इस बात खमेनी की मौत के बाद उनका काम संभालने के लिए जो सुप्रीम लीडर हैं, उनके लिए 3 लोगों की एक संयुक्त काउंसिल बनाई गई है। उस इंतरिम काउंसिल के अंदर खुद राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति के साथ साथ जुडिशियल चीफ हुसैन मोहसिन ऐज़ी हैं और तीसरा इनके साथ में काउंसिल मोहम्मद अली अराफी हैं। तो ये जो अली अराफी हैं, इन्हीं के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये अंतरिम सुप्रीम लीडर बनाए गए हैं। और साथ ही साथ जो अन्य शिया लीडर्स हैं, जो रिलीजन के अंदर इनका सपोर्ट करते आ रहे थे, जो सत्ता में नहीं थे लेकिन धर्म के लीडर्स थे, उन्होंने इसके खिलाफ फतवा जारी किया है कि अमेरिका से हमें बदला लेना है। अराफी अभी ताजा लीडर नियुक्त किए गए हैं, जो अंतरिम लीडर हैं। जहां तक बात हो ईरान के विदेश मंत्री की बयानों की, उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि हमारी जो मिनिस्ट्री मतलब काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट्स है, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स है, वो लगातार नजर बनाए हुए हैं। हम जल्दी ही अपना मेंबर इलेक्ट करेंगे और सुप्रीम लीडर के पद तक उन्हें बिठा देंगे। इसी बीच में ईरान ने अपनी तरफ से तेल अवीव पर बहुत सारे हमले किए। खबर निकलकर आई कि गल्फ ऑफ ओमान, जो कि भारत की तरफ आने वाला जल है, उसमें ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया। ना केवल ओमान के वाटर में, बल्कि इसके साथ साथ कुवैत भी प्रतिक्रिया में निकलकर आया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमले होने शुरू हो गए हैं। तेल के ठिकानों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में पानी के जहाज पानी में ही एंकर डालकर खड़े हो गए हैं। चलना लगभग बंद हो गया है। मैं आपको फिर से बता दूं साथियों, यह पर्शियन गल्फ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर निकलती है और ओमान की खाड़ी से होते हुए अरब सागर से यह तेल को लेकर भारत पहुंचती है। साथियों, ना केवल भारत बल्कि चाइना के लिए भी तेल यहीं से होकर जाता है। अब चूंकि भारत की ऊर्जा आवश्यकता का अधिकतम हिस्सा इसी क्षेत्र से होकर आता है, ऐसे में ईरान के द्वारा इस पूरे क्षेत्र को एज एक्सपेक्टेड ब्लॉकेड में डाल दिया गया है। इस क्षेत्र के अंदर अब गोले चलाने शुरू हो गए हैं। ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया जाना शुरू हुआ है। अमेरिका ने रिवर्स कहा कि हमने 9 ऑयल के टैंकर डुबो दिए हैं। टेक्निकल बात यह है कि तुम डुबो रहे हो या ये डुबो रहे हैं, कोई भी जहाज लेकर नहीं निकलेगा। गलतफहमी का कोई भी शिकार होना नहीं चाहेगा कि साहब हमारा जहाज डूबे। जहाज जहां थे वहीं पर रुककर खड़े हो गए हैं। ऐसे में ओमान के जल के अंदर, ओमान के पानी के अंदर जिस तरह से ऑयल टैंकर डुबोया, इस पर कतर को बड़ा दुख हुआ कि भाई तेल हमारा जा रहा था, तुम मरवा दिए। तो ऐसे में ईरान के खिलाफ अब ये सब लोग भी कहीं ना कहीं रिटेलिएटरी मोड में आ रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत खास है और यही भारत की सबसे बड़ी चिंता है कि कहीं आने वाले समय में हमारे लिए तेल बहुत ज्यादा महंगा ना हो जाए। एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसको मैंने अपने ट्विटर हैंडल पर डाला था। मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा कि अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इसे जाकर
जाकर फॉलो कर लीजिए। हम सेशन भले ही एक लेकर आते हैं बीच बीच में, लेकिन आपको अपडेट हम दिन भर यहां देते रहते हैं, जो कि एकदम वेल रिसर्च्ड कंटेंट डालने के प्रयास में शामिल है। साथियों, यहां पर हमने एक जानकारी साझा की थी जिसमें जनरल इब्राहिम जब्बारी ने कहा था कि हमें हथियारों के भंडारों में केवल अभी आपको वो मिसाइलें दिखाई हैं जो कि केवल सुपरफिशियल थी। असली हथियारों का प्रदर्शन तो अब हम करने जा रहे हैं। इसका कयास लगाया जा रहा है कि कहीं ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब तो नहीं बना लिया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान इस तैयारी में हो कि ठीक है, पहले तक चेक करेंगे कि क्या कर सकते हैं, बाद में कुछ अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए कुछ गंभीर कदम तो नहीं उठा लेगा। दुनिया में चिंता का माहौल बढ़ता चला जा रहा है। एक और चिंता भी है और वो ये है, अमेरिका बहुत दूर बैठा है। अमेरिका में कोई बम जाकर नहीं फट रहा है, कोई भी मिसाइल अमेरिका में नहीं पड़ रही है। अमेरिका ये लड़ाई लड़ रहा है किसी और कॉर्नर पर आकर के। अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इजराइल है, इधर मिडिल ईस्ट में उसके सेंटर्स हैं, उसके तो बस सैनिक हैं, सैनिक और उसका असलहा, उन्हें लेकर वो दुनिया में कहीं भी युद्ध करने पहुंचा हुआ है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात जो निकल कर आती है वो ये कि अमेरिका का हथियारों का जखीरा, जो कि इन सब देशों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेकर बैठा है, क्योंकि अमेरिका के जहां जहां बेसिस हैं उनकी सुरक्षा में उसे एंटी इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम लगाना पड़ा। थाड़ जैसा सिस्टम, जैसे भारत के पास S-400 है, ऐसे अमेरिका का थाड़ है, वो खड़ा करना पड़ा। जैसे इजराइल के पास आयरन बीम और आयरन डोम है, ऐसे इनको अब वो खड़े करने पड़ रहे हैं। और उनमें क्या लगता है ना, जैसे S-400 एक इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम है, तो होता यह है उसमें मिसाइलें लगती हैं, आप पर आती हुई मिसाइलों को वो काउंटर करती हैं। अब मिसाइलें ही 2-2 हजार फेंक दे रहा है अगर ईरान, तो ऐसे में ना ये इंटरसेप्टर मिसाइलों का जखीरा खत्म होने की बात आ रही है। ऐसा न्यूज रिपोर्ट कह रही है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट यह कह रही है कि अमेरिकी सेना के शीर्ष जनरल ने बताया है कि उनके ऊपर हथियार भंडारों का बड़ा दबाव आ रहा है, क्योंकि इतने बम गोले नहीं हैं कि वो हर देश की सुरक्षा में खड़े किए जा सके। वो बार बार इंटरसेप्टर मिसाइलें चला रहे हैं, लेकिन ईरान ने जब से निशाना बनाना शुरू किया है, वो लगातार बढ़ते हमलों के चलते एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल होते होते कहीं मामला खराब या खत्म ना हो जाए। ऐसे में ईरान ने अपना शक्ति प्रदर्शन शुरू किया है। उसने हथियारों के जखीरे दिखाए कि देखो बेटा, हमने ना शहीद मिसाइलों की टनल बना रखी है। ये सारी वो मिसाइलें हैं जिनके पंख लगे हुए हैं। ये ड्रोन हैं जो एक तरफा वार करते हैं, इनमें बस बत्ती लगाई, हमने टारगेटेड ऑपरेट किया और जाकर के ये उड़ते हुए जाकर, ग्लाइड करते हुए जाकर उड़ेंगे। इस तरह से इन्होंने बकायदा अपने जखीरों का प्रदर्शन किया है कि अभी तो हमारे टनल्स में से इनका निकलकर आना बाकी है। कुल जमा अर्थ यह है कि ईरान के पास बहुत सारे वेपन्स हैं और उन वेपन्स को ही अब इजराइल और अमेरिका टारगेट कर रहे हैं। असल में ये टनल्स में है और इन टनल्स को बहुत जमीन की गहराइयों में रखा गया है। ऐसे में इनका निशाना बनाने के लिए B-2 बॉम्बर जैसे बम वर्षक फ्लाइट्स की, विमानों की आवश्यकता है। तो अमेरिका ने फाइनली इन्हें निशाना बनाने के लिए B-2 बॉम्बर्स का भी उपयोग करना शुरू कर दिया है। साथियों, एक खबर और निकलकर आई और वो ये था कि USS अब्राहम लिंकन, जिसको कि खड़ा किया हुआ था स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास में, उसे ईरान ने निशाना बनाया है। इंटरनेशनल खबरें ऐसी आना शुरू हुई, लेकिन अमेरिका की सेंटकॉम तुरंत उतर कर आई और उन्होंने खंडन किया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, हमारे ऊपर कोई हमला नहीं हुआ है। इसी बीच में जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, उनका कहना है कि हमने 20 सालों तक अध्ययन किया है अमेरिका का कि वो हमारे पूर्व और पश्चिम में कैसे हमले करता था। हमने अपनी तरफ से बॉम्बिंग इन आवर कैपिटल हैव नो इंपैक्ट ऑन आवर एबिलिटी टू कंडक्ट वॉर। डिसेंट्रलाइज्ड मोज़ेक डिफेंस एनेबल्स अस टू डिसाइड व्हेन एंड हाउ वॉर विल एंड। ये बहुत बड़ा एक निर्णायक शब्द है साथियों, जब ये कह रहे हो कि हमने अमेरिका का लंबे समय तक अध्ययन किया है कि तुम लोग कैसे युद्ध करते हो, 20 साल से तुम्हारा अध्ययन कर रहे हैं। वी विल इनकॉर्पोरेट लेसन अकॉर्डिंगली, और हम इसी वजह से जो सीखे हुए लेसन्स हैं उन्हीं से युद्ध को आगे लेकर चलने वाले हैं। इसीलिए तुम ये मत समझो कि हमने एक जगह मामला बना रखा है। डिसेंट्रलाइज्ड तरीका है, मोज़ेक तरीके में हमने अपनी व्यवस्थाओं को डाला हुआ है। हमें पता था तुम क्या कर सकते हो, हम तैयार 20 साल से तुमसे युद्ध करने के लिए ही हो रहे थे और हम वैसे ही हमला करेंगे। ये अपने आप में एक बड़ा स्टेटमेंट है। इसी कारण से ईरान की सिक्योरिटी चीफ का आज का स्टेटमेंट है, अली लारजानी का। उन्होंने कहा है कि हम अमेरिका से कोई नेगोशिएशन नहीं करेंगे। हुआ यह था कि खमनेई की मौत के बाद ट्रंप ने यह स्टेटमेंट उड़ा दिया था कि अमेरिका से बातचीत के लिए ईरान तैयार हो रहा है, लेकिन इनके चीफ ऑफ स्टाफ ने साफ कहा है कि नो नेगोशिएशन टिल वॉर एंड। तो ऐसे में अमेरिका और इजराइल क्या कर रहे हैं वो भी जान लेते हैं।
अमेरिका की तरफ से इस क्षेत्र में युद्ध करने के लिए जो उनकी एक कमांड है जिसका नाम है यूएस सेंट्रल कमांड, वो उतरी हुई है और वो बता रही है कि हमने कितने तरीके के लॉन्च पैड से क्या क्या किया है। और साथ ही साथ ये ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, आपको याद होगा मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को बताया था कि ईरान के हाइफा में यूएस का एक जहाज आकर के रुका था आर फोर्ड नाम से, जो अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, 75 विमान रखता है। मैंने जब बताया था ना, उसी के पहुंचने से ही युद्ध शुरू हुआ है इजराइल की तरफ से। इजराइल के पास जब वो जाकर खड़ा हुआ, आर फोर्ड ने ही वहां से फ्लाइट उड़ाना शुरू किया। सेंटकॉम उसको ऑपरेट कर रहा है। ये है वो B2 बॉम्बर जो टनल्स में ये दिखा रहे हैं ना, हमारे पास मिसाइलें हैं, हमारे पास में ड्रोन्स हैं, उनको निशाना बनाने के लिए इन्होंने B2 बॉम्बर को फिर से बाहर निकाल लिया है। B2 बॉम्बर इनका स्टेल्थ बॉम्बर है, इसे आप निशाना नहीं बना सकते और ये मतलब बहुत 2000 LB के बॉम्ब्स को ले जाकर गिरा सकता है। मतलब जितने घातक बम गिराए जा सकते हैं वो बम गिराने के लिए B2 बॉम्बर जाना जाता है। मतलब हजारों किलो का बम एक बार में गिरा करके कि लो बेटा गड्ढा ही खोद देंगे, तुम चाहे कितना भी गहराई में अपनी मिसाइलें छुपा कर रखे हो। इनका उपयोग किया जा रहा है। इस ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को अभी 24 घंटे ही पूरे हुए। इन्होंने बताया कि हमने कब ऑपरेशन शुरू किया, सुबह 1:15 पर 28 फरवरी को शुरू किया था और उसके बाद हमने क्या क्या पाया और हमने कौन से एसेट यूज किए। B2 स्टेल्थ बॉम्बर, ल्यूकास ड्रोन, पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम, थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, F-18, F-16, F-22, A-10, F-35, EA-30, ये सारी की सारी वो चीजें दिखा दी है जो भविष्य में नुमाइश में लगेंगी कि हाँ भाई बताओ किसको कितना क्या पैक करना है। दुनिया में 193 देश अब इनके खरीदार बन जाएंगे कि सब मजा आ गया, आपने बढ़िया हथियार दिखाए। इन्होंने सारे हथियार, ये बिल्कुल वैसे है जैसे ना पुलिस में ऐसा होता है, अगर कोई पुलिस का कोई एक्शन होने जा रहा है तो उसमें अगर वो एक्शन बढ़िया हो गया तो उसमें सब लोग सोचते हैं यार काश इसमें हमारा भी नाम आता तो हमको सेना पदक मिलता, या मतलब पुलिस पदक मिलता, हमको तरक्की मिलती, हमको प्रमोशन मिलता। अगर कोई बढ़िया कोई पुलिस की टीम एनकाउंटर कराए तो वहां पर पुलिस वालों में ये होता है कि यार चलो इस टीम के हिस्से थे तो हमको प्रमोशन मिलेगा, बढ़िया होता कि हम ऐसे टीम के सदस्य बने जो भविष्य में प्रमोशन पाए। ऐसे में ना अमेरिका ने पूरे लिस्ट लिख दी कि भाई सुनो जिसको जो चाहिए ले जाना, हमने इतने प्रोडक्ट यूज किए हैं ईरान पर हमला करने में, देख लेना। टाइप ऑफ टारगेट्स, क्या क्या टारगेट किए हैं वो दिखा दिया। मतलब आने वाले समय में लोगों को बता दिया ये माल बिका हुआ, चाहिए हो तो ले लेना, ठीक है। ईरान ने मतलब सेंटकॉम ने लगातार तस्वीरें जारी करी कि देखो हमने कैसे तो शिप निशाने बनाए, कैसे इनके जहाज निशाने बनाए और एक एक करके उनकी इन्होंने सैटेलाइट से ली हुई इमेजेस जारी करी। यही कारण है कि ट्रंप बाहर निकल कर आए और उन्होंने कहा कि हमने इनके 9 जहाज डुबो दिए हैं। ये सारे इन्होंने असला प्रदर्शन किया और कहा कि हमने 9 ईरानियन नेवल शिप्स को पानी में डुबो दिया है। ट्रंप ने अपनी तरफ से यह बयान दिया और उन्होंने कहा कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अपने आप में एक बड़ी सफलता है और हम बहुत तेजी से उसके अंदर आगे बढ़ रहे हैं। जब ट्रंप से यह जानने का प्रयास किया गया कि आपको क्या लगता है कि ये लोग कितने दिन टिकेंगे, तो जहां ट्रंप पहले खुद इस बात को लेकर चल रहे थे कि खमनेई के खत्म होते ही खेल खत्म हो जाएगा, अब वो खुद 5 हफ्ते तक की बात बोलने लगे हैं। इसका मतलब है कि ईरान का यह संदेश उन तक पहुंच चुका है कि ईरान अभी सरेंडर करने की स्थिति में नहीं है। ईरान वेनेजुएला नहीं है। ईरान में 200 से अधिक मौतें हो चुकी हैं, 750 लोग घायल हैं। एक स्कूल पर गिराए बम में 180 छात्राओं की मौत हुई। यह बहुत ही शर्मिंदगी भरा है। सिविलियंस की मौत किसी भी युद्ध में होना यह दिखाता है कि इंटेलिजेंस की एक बड़ी फेलियर थी। इसी बात को ईरान जो इंडिया में एम्बेसी रखता है उसने अपनी तरफ से, ईरान की एम्बेसी जो इंडिया में, उन्होंने कहा कि साहब ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं, हम लीगल कंडेमेशन करते हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी को वार्न करते हैं कि ऐसी घटनाओं का विरोध हुआ जाना चाहिए और हम इस तरह की घटनाओं के लिए दुनिया को एक होने की कहते हैं। इस बात पे इजराइल की तरफ से क्या चल रहा है, तो इजराइल अपनी तरफ से पूरी तरह सिक्योरिटी मीटिंग्स में लगा है और वो अब लेबनान को निशाना बना रहा है कि भाई लेबनान के अंदर से लोग भाग के निकलो क्योंकि हिजबुल्लाह हम पर हमले की तैयारी करने वाला है, ईरान का बदला लेने की। तो ऐसे में लेबनान से जो भी थ्रेट है इजराइल को, अब वो उन्हें निशाना बनाने की तैयारी में लग रहा है। भारत का क्या रहा? भारत केवल लोगों को अपनी तरफ से एडवाइजरी दे रहा है, बाहर मत निकलना, सुरक्षित रहना। हमारे प्रधानमंत्री ने जो तगड़ा काम किया वो ये कि साहब यूएई से बात करी। मरा लीडर ईरान का बात हुई यूएई से कि यार सुना कि आपके यहां पर बम गिर गया था और बम गिरने से कुछ लोगों की इंजरी की बात निकल कर आई है। इंटरेस्टिंग है कि ईरान छोड़कर प्रधानमंत्री का यूएई से बात करना यह एक अलग संदेश दे रहा है। अगर आपको ध्यान हो ना तो सऊदी और पाकिस्तान ने एक डिफेंस पैक्ट किया था जिसके तहत यह था कि अगर सऊदी पर हमला हुआ तो पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। अभी जब इजराइल की यात्रा पर पीएम मोदी गए थे तो एक हेक्सागन बनने की बात की जा रही थी। उस हेक्सागन में इजराइल के साथ साइप्रस, ग्रीस, भारत और यूएई
यूएई खुलकर नाम सामने नहीं आया था, कहा जा रहा था इजराइल की तरफ से कि ये ऐसा कुछ बना रहा है जो एक्सट्रीमिस्ट्स के खिलाफ होगा, तो यूएई का नाम उसमें शामिल करने की बात थी। तो कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री की बात उनसे होना उस एजेंडे का हिस्सा तो नहीं है जिसमें भारत जैसे सऊदी को पाकिस्तान साथ लेके चल रहा है, ऐसे यूएई को साथ लेकर चलने के लिए, उसे साधने के लिए बात किया हो। तमाम बातें हैं, लेकिन इसी बीच में भारत की तरफ से सिक्योरिटी सिचुएशंस क्योंकि भारत में भी बिगड़ सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हालात आप पाकिस्तान में देख रहे हैं अमेरिकी एम्बेसी को निशाना बनाने के, ऐसे में भारत के अंदर आए हुए विदेशी सैलानी, भारत में आए हुए तमाम वो विदेशी पर्यटक जो किसी ना किसी देश से बिलोंग करते हैं, और भारत के अंदर ऐसी मान्यताओं के लोग जो खमनेई की मौत को धार्मिक लीडर की मौत के रूप में देखते हैं, तो सुरक्षा व्यवस्थाओं पर नजर बनाने के लिए भारत के अंदर जो हमारी सीसीएस की मीटिंग है उसको बुलाया गया, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक को बुलाया गया कल रात को, यानी कि आज अर्ली सुबह, और उस बैठक से पूरी स्थिति का मुआयना लिया गया कि चल क्या रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अपनी तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किए, दुनिया भर में जहां जहां पर भी ये सारी सिचुएशंस हैं उनको लेकर एडवाइजरी जारी की गई। सबसे बड़ी बात यह है कि बाजार पर क्या असर होगा, अगर ये जानना चाहते हैं तो मैं बातें बाजार की पर यूट्यूब सेशन पर एक वीडियो लेकर आ रहा हूं, आप वहां पर आकर उसे देख सकते हैं। इस बीच में चूंकि क्लॉड का इस्तेमाल हुआ है, एआई टूल्स दुनिया में जो चल रहे हैं, अगर आप वो जानना चाहते हैं तो मैंने आपके लिए कमेंट बॉक्स के अंदर हमारे कोर्स का लिंक पिन कर दिया है, जहां पर मैं क्लॉड से आपको इंट्रो दे रहा हूं। क्लॉड का पेंटागन यूज कर रहा है, मैं आपको वो तो नहीं सिखाऊंगा कि साहब पेंटागन ने बम कैसे मारा, लेकिन क्लॉड है क्या बवाल। ओपन एआई से लेकर के चैट, ये जेमिनाई, डीपसीक, जितने भी टूल्स हैं इनका मैं आपको यूज करना अपनी क्लास में सिखा रहा हूं। प्रॉम्प्ट का यूज सिखा रहा हूं, क्लॉड का यूज करना मैंने सिखाया है, आप जाकर कोर्स का एनरोल कर लीजिए, लिंक कमेंट बॉक्स में है। हमने कोवर्क भी आपको अपनी क्लास में ऑपरेट करना सिखाया है। आप चाहते हैं तो होली ऑफर का लाभ लेते हुए हमारे कोर्स को एक्सेस कर लें। 33% का ऑफर ऑफ कल आपके दिए गए सर्वे के आधार पर किया गया है। आप में से बहुत से लोगों ने डिमांड की थी कि इस ऑफर को होली तक एक्सटेंड कर दीजिए। आप जाइए और जाकर अपने आप को एनरोल कर लीजिए। और हां, हमने किस तरह का प्रोडक्ट बनाया है उसकी अब हमने कुछ शॉर्ट्स वीडियो भी डाले हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। आपका समय शुभ हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।